हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ का 2020 का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर सेट 6 822 NA। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। 10th मैथ 2020 का 822 NA यानी 6वां सेट। इसका पहला प्रश्न है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। कैसे सवाल लगाएंगे? देखो, ताश के कुल पत्तों की संख्या 52 है और ताश के पत्तों में कुल इक्के होते हैं 4। तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं? जो संभावित संख्या है, यानी संभावित संख्या 4 है, 4 बार इक्का आएगा और कुल संख्या कितनी है? 52। ये कट जाएगा तो आएगा 1/13 यानी 1/13। और इसमें ऑप्शन है ये थर्ड वाला, ये वाला सही था। अगला प्रश्न है, x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे। तो यहाँ पे 4 शून्यक दिए हुए हैं, कौन सही होगा? तो एक तरीका आप इसको लगा के देखो। दूसरा तरीका क्या है, जब भी आप सवाल लगाना और सभी साइन प्लस के हों, मतलब ये ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, सभी चिन्ह अगर प्लस में होगा तो 100% आपका शून्यक माइनस में ही दोनों रहेंगे। जब यहाँ पे सब कुछ प्लस में रहे तो समझ लेना शून्यक दोनों माइनस में होंगे। और ऐसा यहाँ पे है। या आप क्या कर सकते हो, आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको सॉल्व करने का शौक़ है कि कैसे ये आएगा, तो देखिए, x² + 7x + 10, इसे हमें सॉल्व करना है, शून्यक निकालना है। तो पहले इसको शून्य के बराबर कर देते हैं। अब इसका फैक्टर करेंगे, 5 का 2 में गुणा करके 10 लाएंगे, 5 2 7 हो जाएगा। तो हो जाएगा x² + 5x + 2x + 10 = 0। इसमें x कॉमन हो जाएगा तो आएगा x + 5, फिर 2 कॉमन हो जाएगा तो आएगा x + 5 = 0। एक कोष्ठक में x + 5 हो जाएगा और एक में x + 2 = 0। शून्यक निकालने के लिए एक बार इस कोष्ठक को 0 लिखेंगे, एक बार इस कोष्ठक को। तो जब हम लिखेंगे x + 5 को 0, x की वैल्यू -5 आएगी। जब लिखेंगे x + 2 को 0, तो x की वैल्यू -2 आएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, 2 का दोनों माइनस आ गया। या सिर्फ आप ध्यान रखे रहना, अगर सब कुछ प्लस साइन होगा तो 100% शून्यक नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। तो ये वाला तो इसका ऑप्शन हो गया। अब रहा तीसरा, इसका दिया हुआ है, यदि tan A = 4/3 तो cos A का मान होगा। कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक अच्छा सा त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। मतलब तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये अच्छा पड़ता। सपोज कर लो कि यहाँ पे A एंगल था। अब tan में होता है लंब और आधार, तो लंब यहाँ पे हो जाएगा 4, आधार हो जाएगा 3। और समकोण त्रिभुज में 3 4 5 वाली साइड चलती है। ये आप ऐसे सोच लो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 का वर्गमूल 5। ये आप याद कर लो, 3 4 5। अब निकालना है cos A की वैल्यू। तो cos की वैल्यू होती आधार बटे कर्ण, तो आएगा 3/5, जो कि यहाँ पर है। उसके बाद इसका चौथा वाला प्रश्न है, चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। तो वो वहाँ पे फिगर दिया हुआ। निर्देशांक कैसे लिखते हैं? पहले x की वैल्यू फिर y की। तो यहाँ से आप आओगे इस तरफ तो -3 मिलेगा और नीचे उतर के जाना है, चूँकि P को खोजने के लिए। मतलब यहाँ पे आ गया -3 और नीचे जाएंगे तो -2। ये कहाँ है? 2 का दोनों माइनस, इसमें दोनों प्लस, एक माइनस एक प्लस, ये यहाँ पे। मतलब x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -2। तो ये हो गए कुल क्वेश्चन नंबर 1 में कह सकते हैं 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। अभी भी 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो इन्हें आप लोग लगा लीजिए, उसके बाद हम उसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th वाला पार्ट देखिए क्या है। चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ और BC में अनुपात 1/3 का है तो AP और PB का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको यही लगा देते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि PQ और BC समांतर है। तो अगर त्रिभुज में एक साइड के समांतर लाइन खींच देते हैं तो यहाँ पे थेल्स का थ्योरम लागू होता है।
और वो होता है कि खंडों का अनुपात बराबर होता है। क्या कह सकते हैं कि जब मतलब एक भुजा के समांतर खींच देते हैं मतलब कोई भी लाइन, तो त्रिभुज दो समरूप त्रिभुजों में विभक्त हो जाता है। तो आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग करके सवाल को लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग समरूप त्रिभुज का प्रयोग करके लगाएंगे। लिखेंगे एक त्रिभुज यहाँ पे बना APQ, ये समरूप है त्रिभुज ABC के। तो अब उसके बाद क्या है, देखो इसकी एक भुजा है AP और उसकी संगत भुजा AB है। उसके बाद इसकी एक भुजा है PQ और इसकी एक संगत भुजा है BC। इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है AQQC की, क्योंकि क्या चाहिए, AP PB चाहिए और PQ BC दिया हुआ, बस इन दोनों से काम बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा AP बाई AB इक्वल 1/3 और उसके बाद क्रॉस गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3AP इक्वल AB, या आगे इसको लिख सकते हैं 3AP। AB जो है दो खंड में है, एक है AP और एक है PB, तो इसकी जगह पर लिख देते हैं AP प्लस PB। AP को इस साइड ला के घटा देंगे तो हो जाएगा 2AP इक्वल हो जाएगा PB, या इसको क्या कर सकते हैं, PB को नीचे लिख सकते हैं तो हो जाएगा 2AP बाई PB इक्वल 1। यहाँ से हो जाएगा AP बाई PB इक्वल 1/2, या अनुपात लिख सकते हैं AP अनुपात PB इक्वल 1/2। और ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वो कहाँ है, ये यहाँ पे तीसरे नंबर पर। तो अगर मान लो ये न्यूमेरिकल में आएगा, मतलब दूसरे तीसरे चौथे किसी भी प्रश्न में रहेगा, तो आप इस प्रकार से इसको लगा भी सकते हो। उसके बाद अगला है कि किसी बहुपद fx के लिए y इक्वल fx का एक ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ पे हमको x वाले की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब हमें क्या देखना रहता है कि ग्राफ x को कहाँ टच करता है या कट करता है, सब काउंटिंग करना है। तो ये देखो ये वाला ग्राफ x को केवल एक जगह पर कट कर रहा है, यानी प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका उत्तर भी 1 ही आएगा। और ये है इसका सोल्यूशन। अगर मान लो यहीं ऐसा दे देता कि x बराबर fy, मतलब हमको fy के लिए कैलकुलेशन करना रहता, तो हम लिखते कि शून्यकों की संख्या 2 होगी y के लिए। लेकिन यहाँ पे चूँकि x का निकालना है, तो x के हिसाब से हमें ग्राफ देखना है और वो एक ही जगह पर इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए एक ही शून्य मतलब 1 0 ये इसका सोल्यूशन है। तो लगा लीजिए आप इन प्रश्नों को भी, फिर हम लोग आगे के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कम से कम चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कैसे लगाएंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 2 का फर्स्ट, तो यहाँ पे दो सिक्के हैं, उनको उछाला जाता है। तो पहले लिखेंगे कि चित्त या पट जो भी आएगा, मतलब वो आने की उसकी संभावना कितनी होगी, मतलब हमको पॉसिबिलिटी पहले लिखनी रहती है, तो वो लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम लोग उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दो सिक्कों को एक बार उछालने पर प्राप्त घटनाओं की प्रायिकता न लिखें, घटनाओं की संभावना लिखते हैं कि क्या क्या आएगा। तो संभावना आएगा हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या टेल टेल हो सकता है। तो इसमें चित्त कहता या पट कहता, कुछ भी हो, मतलब चाहे तो टेल की बात हो चाहे हेड की बात हो। तो आप अगर केवल हेड हेड की बात करो तो वो भी 3 बार है, टेल टेल की बात करो तो वो भी
3 बार है, तो पूछा कम से कम 1 बार आने की प्रायिकता। तो कुल संभावना मतलब इसकी टोटल पॉसिबिलिटी 4 है, लेकिन उसमें से आपका आंसर केवल 3 ही है। तो प्रायिकता इसका क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता, एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता क्या बन जाएगी, चाहे चित कहता पट कहता तो वो 3 रहेगा, और कुल कंडीशन कितने हैं 4, और यही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। बहुत छोटा सा प्रश्न था, और ये दूसरा प्रश्न आपका 1 नंबर में ही आता भी है, तो इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मतलब अंक होगा, अंकों के हिसाब से आपको प्रश्नों को लगाना है। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, उसका सॉल्यूशन देखिए, फिर एक साथ उतार लीजिए इसको। ये वाला है कि 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयाँ क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मतलब अगर 2 त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों के अनुपात का क्या होता है, ऊंचाइयों का, या जो कह सकते हैं कि भुजाओं का वर्गों का अनुपात होता है, या कह सकते हैं कि भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल, प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे द्वितीय त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे प्रथम त्रिभुज की ऊंचाई बटे में लिखेंगे द्वितीय त्रिभुज की ऊंचाई, और इस पूरे का स्क्वायर। तो पहले वाले की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, दूसरे की 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से हो जाएगा पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे इंग्लिश में लिख देते हैं, आप समझ जाओगे, एरिया, ठीक है, कोड में लिख देते हैं, समझ लेना, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, या इसको शब्दों में लिख देना कि प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9:16। ये है आपका सॉल्यूशन आपके प्रश्न का। तो शायद आपको दोनों प्रश्नों का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो लगाते रहिए। अब हम लोग लगाएंगे इनका अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। यदि sin 3a = cos a - 26 डिग्री, जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन। और लगभग ये वाला प्रश्न बोर्ड में हरदम रिपीट होते रहता है, या कभी कभी ऐसे इसी से मिलता जुलता, इसलिए इस प्रश्न को आप ईमानदारी से सॉल्व कीजिएगा। और हमेशा कोशिश यही कीजिए कि आप प्रश्नों को पहले खुद लगाएं, मतलब जब वीडियो चालू हो तो आप उसको पास कर दीजिए, आप प्रश्न को उतार के खुद लगाओ, और जब ना हो तभी आगे ले जाके आप मतलब प्रश्नों का सॉल्यूशन देखा करो। इससे आपका अभ्यास बेहतर तरीके से बना रहेगा। तो यहाँ पे खैर प्रश्न है कि sin 3a = cos a - 26 डिग्री, जहाँ पे 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है कि sin 3a = cos a - 26 डिग्री। तो यहाँ से किसी एक का कम्प्लीमेंट्री लिख लो, जैसे इसका लिख देते हैं। तो साइन का होता है 90 - थीटा, यानी हो जाएगा 90 - 3a, इक्वल एक को छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब कंपेयर करेंगे तो ये वाली चीज़ बराबर आप पाओगे। तो हो जाएगा 90 डिग्री - 3a = a - 26 डिग्री। तो a को एक तरफ कर लेते हैं और एंगल को एक तरफ। तो जैसे इधर हो गया -3, ये माइनस है, और ये एंगल दूसरी साइड हो जाएगा साइड में -26 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम इनको जोड़ें तो पाएंगे -3 में से -a जोड़ेंगे तो हो जाएगा -4a, और इसको जोड़ेंगे तो आएगा माइनस में 116। अब दोनों तरफ से पहले माइनस ख़त्म कर देते हैं तो हो जाएगा 4a = 116, या यहाँ पे आगे लिख देते हैं। यहाँ पे आप पाओगे कि a = हो जाएगा 116/4।
तो यहाँ से आएगा 29 डिग्री, यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 29 अंश। अब उसके बाद एक और प्रश्न बचता है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो जाएगा। तो उसको भी लगा देते हैं, फिर आप लगाइएगा। तो देखिए इसका सलूशन 2 का 4th पार्ट। यहाँ पे प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं 96 और 404 का मासा ज्ञात कीजिए और फिर इसका लासा ज्ञात कीजिए। यानी पहले आपको मासा निकालना कंपलसरी है, उसके बाद आप लासा निकालोगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड, छियानवे का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, पहले 2 से भाग करेंगे तो 48 आएगा, 48 में 2 से भाग करेंगे तो 24 आएगा, 24 में 2 से भाग करेंगे तो 12 आएगा, 12 में 2 से 6, 6 में 2 से 3 और उसके बाद ये हो जाएगा 96। एक बार करके देख लें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 क्या है 96। उसके बाद बारी आती है 404। तो लिखेंगे 404 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे 404 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, पहले 2 से भाग करेंगे तो आएगा यहाँ पे 202, उसमें 2 से भाग करेंगे तो आएगा 101। उसके बाद ये आगे जाएगा ही नहीं। तो ये तो हो गया इनका अभाज्य गुणनखंड। अब उसके बाद बारी आती है मासा। तो मासा का मतलब होता है जो अंक कॉमन हो। तो यहाँ पे देखो 2 गुणे 2 यहाँ भी है, 2 गुणे 2 यहाँ भी है, तो यही इसका हो जाएगा मासा, यानी 4। उसके बाद बारी आती है लासा निकालने की। तो लासा कैसे निकालते हैं, जो चीज़ कॉमन है पहले उसको लिख लो, उसके बाद जो बचे उसको भी लिख लो। तो जैसे ये वाला पार्ट तो ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे बचा है 3 बार 2 बचा है, 1 बार 3, और दूसरे वाले में बचा है 101। गुणा करोगे तो आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ 96 में 101 का गुणा करेंगे यानी हो जाएगा 96 गुणे 101। तो 96 करने में 96 यानी आएगा 9696। यहाँ गुणा करेंगे तो 96, यहाँ गुणा करेंगे तो 96, यानी मासा 4 आएगा। यानी HCF इसका 4 है और LCM 9696। और यही है क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd और 4th पार्ट का सलूशन। लगा लीजिए आप इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का 1st पार्ट, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। देखिए इसका सलूशन। तो 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित होना शुरू होती है तो पहले सबसे छोटी लिखना पड़ेगा और सबसे बड़ी, ये चीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या या संख्याएं लिख देता है, पूरा लिखेंगे संख्याएं क्रमशः। सबसे छोटी गिनती है 12 और सबसे लास्ट गिनती है 99। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ए की वैल्यू 12 और लास्ट वाली हो जाएगी 99 और सार्वंतर हो जाएगा 3। ये एक समांतर श्रेणी है। कारण क्या है, 12 है, अगला 15 होगा, फिर 18 होगा, 21 होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रथम पद 12 है, अंतिम पद 99 है और सार्वंतर 3 है। यन निकालना है। यहाँ पे लिखोगे सूत्र L = A + n - 1 इंटू डी। क्या यहाँ से ये हो जाएगा L - A = n - 1 इंटू डी।
डी का गुणा इस तरफ भाग हो जाएगा तो हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल यल माइनस ए बाई डी, या n इक्वल हो जाएगा यल माइनस ए बाई डी प्लस 1। यहाँ से n इक्वल हो जाएगा डी का गुणा करेंगे तो यल माइनस ए प्लस डी बाई डी। सबकी वैल्यू रख दो। यल की वैल्यू है 99, ए की वैल्यू 12 और डी की वैल्यू 3। यहाँ पे डी की वैल्यू 3। तो हो जाएगा यहाँ पे 99 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 102 में से 12 घटा देंगे। 102 में से 12 घटेगा तो आएगा 90/3 बराबर 30। यानी कुल पदों की संख्या 30 है। यानी कुल 30 संख्याएँ ऐसी हैं जो 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकीय संख्याएँ हैं। यानी 12 से लेकर के 99 तक की कुल संख्याओं को अगर देखें, काउंटिंग मारे, तो उनकी टोटल काउंटिंग 30 आएगी। और यही है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। और अब लगाते हैं अगला प्रश्न और साथ में छाप लीजिएगा दोनों को। यहाँ कहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या 637/7280 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो 637/7280 हम आपको बता देते हैं केवल। देखो ये जो संख्या ये वास्तव में उलझाने वाली संख्या है। अगर ये शब्द नहीं कहा होता कि बिना विभाजन के आप चेक करो, तो अगर आप इसको भाग करोगे तो ये पक्का कट जाता है, ये शांत दशमलव वाली संख्या है। लेकिन अब चूंकि भाग करना नहीं है, उसके बाद चेक करना, तो हमको क्या करना पड़ता है, आप जानते हो कि नीचे वाली चीज़ का फैक्टर करना पड़ता है। तो जब आप नीचे वाली चीज़ों का फैक्टर करेंगे तो आप पाओगे कि 2 बार 4 आएगा, 1 बार 5 आएगा, 1 बार 7 आएगा और 1 बार 13 आएगा। और आप जानते हो कि अगर किसी भी भिन्न में उसके हर का फैक्टर करें और नीचे 2 और 5 को छोड़ के कोई अन्य संख्या आ जाए तो वो होता है अशांत और आवर्ती। तो जब बिना विभाजन के चेक करोगे तो इसको कहोगे अशांत और आवर्ती। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि ये शांत है कि अशांत, तो ये 100% शांत है। लेकिन अब चूंकि प्रश्न जैसा दिया था उस हिसाब से सोचना है, तो इसे लिखेंगे अशांत आवर्ती। इसमें कहा है कि अपने उत्तर के लिए कारण लिखो, तो यहाँ पे कारण में लिखेंगे चूँकि 637/7280 के हर का गुणनखंड 2 to the power m × 5 to the power n के रूप का नहीं है। ये है इसका कारण। लिखोगे इसलिए 637/7280 एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक पूरा टेबल दिया हुआ था जिसमें x की वैल्यू है, f की वैल्यू है और k की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ से जब x मालूम हो, f मालूम हो, तो अगला काम करना है आपको निकालना fx। तो इन दोनों का गुणा करो, 5 का 6 में 30 आएगा, 15 का 4 में 60 आएगा, 25 का 3 में करोगे गुणा तो 75 आएगा, 35 का k में करोगे तो 35k आएगा, और उसके बाद 45 का 2 में गुणा करेंगे तो 90 आएगा। इन्हें जोड़ लो, 3 2 5, 5 4 9 6 15। तो ये हो गया 15 प्लस के, जिसको हम लोग कहते हैं सिग्मा f, और ये अगला है सिग्मा fx। जोड़ो इन्हें तो यहाँ हो जाएगा 5 और इसके बाद 6 3 9 7 16, 16 9 25, यानी 255। और के वाला तो जुटेगा नहीं, ये इसको साइड में लिखना पड़ेगा ऐसे। अब उसके बाद यहाँ पे समांतर माध्य दिया हुआ है तो सारा काम हो गया ख़त्म। तो दिया था समांतर माध्य बराबर 21.5। समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। हो गया 21.5। सिग्मा fx की वैल्यू आ गई 255 प्लस 35k, और सिग्मा f की वैल्यू है 15 प्लस k, और वैल्यू हो गई 21 प्लस 0.5। क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या आएगा
255 प्लस 35 के बराबर 15 का गुणा करेंगे तो 15 का 5 में 75, 15 के 15 7 22, 15 दूनी 30 2 32, 322.5 और के का गुणा करेंगे तो आएगा 21.5 के। तो के को एक तरफ रख देते हैं, गिनती को एक तरफ, तो इसको इधर और उसको उधर मतलब ट्रांसफ़र करके बनाएंगे, यानी 35 के है और उधर से लेके आएंगे -21.5 के, इधर है 322.5 और ये उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 255। घटाएंगे जब तो यहाँ पे 5 है तो पहले 5 आएगा, यानी दशमलव के आगे जब 0 लगा लोगे तो पहले 5 मिलेगा, तो 4 में से जाएगा 3 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी हो जाएगा 13.5 के। और यहाँ पे घटाएंगे तो 5 रहेगा, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ 1 बचेगा और 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 2 जाएगा ख़त्म। यहाँ से के इक्वल हो जाएगा 607.5 बटे 1 3.5, तो दशमलव हट जाएगा तो हो जाएगा 675 बटे 135, 5 बार जाएगा, 5 5 25, 5 या 15 2 17, 5 के 5 1 6, यानी आएगा 5। तो यहाँ से के की वैल्यू हो गई 5 और यही था इस प्रश्न का सॉल्यूशन। लगा लीजिए आप इसको, और बहुत अच्छा प्रश्न था और इस प्रकार के प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में आते हैं जिसमें कोई वैल्यू गायब रहती है, तो लगा लीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, एक घड़ी की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो सुई की लंबाई है वो त्रिज्या होगी, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मान लो कि कोई घड़ी है, उसकी कोई एक सुई है, जैसे मान लो कि वो यहाँ पे है, उसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर, 10 मिनट के बाद वो यहाँ पे आ गया, तो पूछा कि इतने समय मतलब ये जो एरिया बन रहा है इस एरिया का निकालना है क्षेत्रफल, ये निकालना। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये थीटा निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, मतलब घड़ी की सुई जो मिनट वाली है वो 60 मिनट घूमती है, मतलब एक जगह से चल करके जब आती है तो कह सकते हैं कि 60 मिनट पूरा करके आई, और 60 मिनट घूमने में समझ लो 360 अंश का कोण बनाया गया। तो यहाँ पे लिखेंगे मिनट की सुई द्वारा साठ मिनट में आंतरिक कोण या बनाया गया कोण हो जाएगा 360। अब चूँकि 10 मिनट ही चला है तो लिखेंगे 10 मिनट में बनाया गया कोण या आंतरिक कोण बराबर हो जाएगा 360 बटे 10 बराबर हो जाएगा 60 अंश, यानी 10 मिनट में 60 अंश का कोण बन जाएगा। तो यहाँ से समझ लो मिल गया कि अब थीटा मिल गया, यानी ये वाला एंगल मिल गया। तो यहाँ पे लिखोगे कि इसलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सूत्र क्या लिखोगे, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 अंश, नीचे 360 अंश, पाई का मान 22/7 और आर मतलब 14 का वर्ग, यानी 14 का 2 बार गुणा। 60 से 360 काटेंगे तो आएगा 1/6 हो गया 22, और 7 से 14 को काट देंगे तो आएगा 2 गुणे 14 है, और 2 से ये कट जाएगा तो आएगा 3, तो हो गया 1/3 गुणे 22 गुणे 14। तो कुल कितना हो जाएगा बराबर करके 1/3 गुणे 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 2 30, 308 भाग कर सकते हैं, या आप इसी को उत्तर लिख सकते हो, यानी 308/3 को आप उत्तर लिख सकते हो, या उसको सही बटे में बना सकते हो, या भाग कर दो सीधे सीधे। तो हो जाएगा 1 0 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 छक 18,
मतलब इस प्रकार से गिनती जाने लगेगी। तो लिख देंगे कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा। मतलब जब आप उसमें भाग करोगे तो 102.66 या 67 आप लिख सकते हो और यही इसका उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बनाया जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका सलूशन, यहाँ पे मान लेते हैं कि माना गोले की त्रिज्या बराबर r और बेलन की त्रिज्या ये है कैपिटल R, और मान लेते हैं कि बेलन की ऊंचाई h। तो यहाँ से अब चूंकि दोनों को गला करके बना रहे हैं तो दोनों का आयतन बराबर होगा। आप यहाँ पे शब्दों में लिख सकते हो कि गोले को पिघला के बेलन बना रहे हैं, इसलिए गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो यहाँ पे बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा, पाई r स्क्वायर h। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा तो हो जाएगा r स्क्वायर h इक्वल 4/3 r क्यूब। r की वैल्यू मालूम है तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू h इक्वल 4/3 और ये मालूम है 4.2 का क्यूब। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो h इक्वल हो जाएगा 4 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, 3 बार हो जाएगा और नीचे 3 और ये 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 9 36, तो ये हो जाएगा 4.2 गुणे 4.2 3 बार और नीचे हो जाएगा 3 गुणे 9। तो बारी बारी से काट के छोटा कर देंगे। जैसे मान लो इसको 3 से काट दिए तो हो जाएगा 14 3 42। फिर यहाँ पे 9 है चूँकि, तो 1 3 से इसको काटेंगे तो आएगा 14 यानी 1.4 और 1.4। गुणा करेंगे तो 1.4 गुणे इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आएगा 1.96। फिर गुणा करेंगे 14 का 6 में 84, 8 बचेगा, 14 का 9 में 126 और 8 134, 13 बचेगा, 14 का 1 में 14 आएगा, 14 10 24 3 27 और 3 अंक के बाद दशमलव, यानी आएगा 27.3 अंक के बाद सॉरी, तो यहाँ रहेगा 2.744 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे कि इसलिए बेलन की ऊंचाई 2.744 सेंटीमीटर है और यही है इस प्रश्न का सलूशन। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन 4 का सेकंड पार्ट। यहाँ पे दिया हुआ है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। पहला निकालना है विविक्तीकर, तो लिखेंगे विविक्तीकर। विविक्तीकर को लिखते हैं डी से, सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4 AC। वैल्यू रखो, b की वैल्यू x के आगे जो रहता है यानी -4, उसके बाद है यहाँ पे -4। a की वैल्यू जो x स्क्वायर के आगे रहता है, c की वैल्यू जिसमें x ही नहीं रहता। 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 24, तो यहाँ से आएगा -8। तो उत्तर हो गया कि विविक्तीकर कितना है, माइनस में 8 आएगा। फिर उसके बाद पूछा कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि d अब -8 0 से छोटा है तो लिखेंगे ये लेस देन 0, और जब विविक्तीकर 0 से छोटा हो जाए तो मूल काल्पनिक होते हैं और असमान। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए मूल काल्पनिक तथा
असमान, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सॉल्यूशन। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट, लगा लीजिए आप इनको। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े दर्ज किए गए, माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो टेबल है, एक में है ऊंचाई सेंटीमीटर में और एक में है लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पे देखो लिखा है 140 से कम, 145 से कम, 150 से, तो आप देख रहे हो सब में 5-5 की गैपिंग हो रही है। तो इसके लिए पहले निकालना क्या पड़ेगा, वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं वर्ग अंतराल, सबसे पहला काम वर्ग अंतराल। तो 140 से कम, 145 से कम, तो यहाँ पे 140 से कम वाले को आप कैसे लिखोगे, लिखोगे 135 से 140, ये पहला हो जाएगा। 145 से कम वाले को लिखोगे 140 से 100, थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, ये हो जाएगा 140 से 145, और ये वाला हो जाएगा 145 से 150, और ये हो जाएगा 150 से 155, और 60 वाले को लिखेंगे 155 से 160, और 65 वाले को लिखेंगे 160 से लेकर के 165 तक। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है लड़कियों की संख्या। तो ये चीज़ क्या ये बारंबारता है, तो कभी भी नहीं। जब भी देखना कि वर्ग अंतराल के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है वो क्रमवार धीरे धीरे बढ़ रहा, देखो यहाँ पे ये छोटा है फिर बड़ा हो रहा फिर बड़ा हो रहा। तो कभी भी जब अंक या तो आरोही में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखे हों या अवरोही घटते हुए क्रम में हो, चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो, ऐसे परिस्थिति में ये बारंबारता ना हो करके ये संचयी बारंबारता होता है। तो ये वाला है आपका संचयी बारंबारता। तो इसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हम अलग से 2 कॉलम बना देते हैं, और सवाल तो बहुत छोटा है। ये हो जाएगा आपका संचयी, लिख देते हैं, समझ जाना, और यहाँ पे केवल बारंबारता, ये संचयी बारंबारता। तो यही वाली चीज़ उठा के यहाँ लिख देते हैं, 4, 11, 29, 40, 46, 51। कैसे बनाते हैं इसको, मतलब संचयी बारंबारता से बारंबारता में कैसे लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा पहला 4, क्या जोड़ के 11 हुआ है, 7 जोड़ के। 11 से 29 कैसे हुआ, 18 जोड़ने पर। 29 से 40 कैसे हुआ, 29 में 11 जोड़ने पर। 40 से 46 होने के लिए 6 जोड़ा गया, और 46 से 51 होने के लिए 5। तो ये बन गया संचयी बारंबारता, मतलब वो दिया हुआ था और ये बारंबारता बन गया। एक बात याद रखे रहना, जब भी घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम में मिल जाएगा तो बारंबारता हो ही नहीं सकता, होगा तो संचयी बारंबारता। बस इतना ही काम करना रहता है और कुछ नहीं। उसके बाद माध्यक का सूत्र लगा के आसानी से लगा लेते हैं। तो यहाँ जो लास्ट में दिया हुआ रहता है इसको हम लोग कहते हैं यन। हम आपको किताब वाला तरीका नहीं बताएंगे क्योंकि उसमें बहुत मगजमारी रहती है। हम आपको एक तरीका बताएंगे, एक साथ आप लगा ले जाओगे। तो इसको कहते हैं यन। तो यन की वैल्यू हो गई 51, तो n/2 हो जाएगा 51/2। तो यहाँ से निकल गया n/2 की वैल्यू 51/2, यानी 25 से आगे थोड़ा, यानी 25.5। तो कहाँ पे मिलेगा, इस वाले लाइन में, और जहाँ पे n/2 मिलता है आपको उस लाइन की ज़रूरत पड़ती है बस। तो ये हो जाएगा आपका CF। उसके अकॉर्डिंग से हम आपको अपना तरीका बता रहे हैं, किताब वाला नहीं बता रहे, नहीं तो बहुत से बच्चे कहते हैं नहीं सर ये वाला नहीं बल्कि ये वाला CF होगा। तो उसमें इस प्रकार का सवाल लगाया जाता है, और हम जो बता रहे हैं उसमें एक साथ सीधे सवाल लग जाएगा। तो CF की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29। उसके बगल में जो है वो F है, इससे गलती होने का कोई चांस नहीं रहता। उसके बगल में जो है वो L है। आप किताब वाले मॉडल से लगाओगे तो आपको लोअर लिमिट लगाना होगा, और हम जो बता रहे हैं उसमें आपको हायर लिमिट लेना है, यानी एक साथ तीनों है, आगे पीछे कोई भी नहीं है। उसके बाद माध्यक का सूत्र, अब जब मेरे वाले मॉडल से लगाएंगे तो आपको माध्यक का सूत्र लिखना पड़ेगा, यानी अगर आप मीडियन निकाल रहे हैं तो L - CF - n/2 बटे F इंटू
एच कहने का मतलब होता है वर्ग अंतराल जिसमें आप हो। तो यहाँ पे 5 का गैप है, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 5। तो अब यल की वैल्यू रखेंगे 150 माइनस सी एफ, वो वैल्यू है 29 और n/2 आधा करेंगे तो आएगा 25.5। एफ का मान 18 और एच का मान करके लिखेंगे गुणे 5। ये हो जाएगा 150 ऋण घटाएंगे तो कितना आएगा 3.5 और यहाँ 18 गुणे 5 लगा लीजिए आप इसको। आप चाहोगे तो और आगे भी भाग कर सकते हो, या आप चाहो तो बिना भाग के उसको भिन्न में रख सकते हो, सही बटे में रख सकते हो, मतलब जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। और इस प्रकार से आपको प्रश्नों को लगाना है, और ख़ास करके ऐसे प्रश्नों को जिसमें आरोही या अवरोही वाला सेट दिया गया हो। लगा लीजिए इसको। अगला प्रश्न दिया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट वाला है। दिया हुआ सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब कह सकते हैं अगर फिगर बनाएं कि 2 सर्कल हैं, एक छोटा और एक बड़ा, कहा है जो बड़े वाले की जीवा है वो छोटे वाले को स्पर्श करती है, ऐसा कुछ। तो सेंटर मान लेते हैं ओ, बड़े वृत्त की जो जीवा है ए बी मान लो सी पॉइंट पे स्पर्श करती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिया है में लिखेंगे कि ए बी बड़े वृत्त की जीवा है, ये हो गया। और लिखेंगे कि ए बी छोटे वृत्त को बिंदु सी पर स्पर्श करती है। तो उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा कि ओ सी लंब ए बी, क्योंकि जब भी मतलब कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो त्रिज्या पर लंब होती है, और चूंकि ये जो ओ सी है ये ओ सी छोटे वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ओ सी लंब ए बी हो जाएगा। तो उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है, जो कि प्रूफ करना है आपको। लिखेंगे सिद्ध करना है में क्या प्रूफ करना है, ए सी बराबर बी सी, ये प्रूफ करना है। अगला हेडिंग रहेगा उपपत्ति, यानी कैसे प्रूफ करेंगे कि दोनों बराबर है। तो उसके लिए पहले इसको यहाँ से मिला देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ सी ए तथा त्रिभुज ओ सी बी में ओ सी बराबर ओ सी लिखेंगे उभयनिष्ठ। उसके बाद लिखेंगे कि कोण ओ सी ए बराबर कोण ओ सी बी। कारण क्या है, ओ सी लंब है ए बी पर, तो ये दोनों 90 अंश के होंगे और आपस में बराबर भी होंगे। उसके बाद क्या है, ओ ए बराबर ओ बी। क्यों बराबर है, क्योंकि ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। और अगर किसी भी त्रिभुज के 3 पार्ट बराबर हो जाएं, यानी 2 साइड और एक एंगल बराबर हो जाए, तो कह सकते हैं कि त्रिभुज होगा सर्वांगसम। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ओ सी ए सर्वांगसम त्रिभुज ओ सी बी। और अगर सर्वांगसम हो गया तो जो कुछ बचा वो भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए कोण नहीं बल्कि सॉरी साइड ए सी बराबर बी सी, मतलब ये वाली भुजा बराबर वो वाली भुजा, और यही प्रूव करना था।
यानी क्या हुआ कि अगर बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करेगी तो स्पर्श बिंदु पर समविभाजित हो जाएगी, यानी AC और BC आपस में बराबर हैं, और यही हमको प्रूफ करना था। तो मेरे ख्याल से आपको आज का जो सेशन था, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक के सभी पार्टों को सॉल्व किया है, सबका सलूशन समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न होगा, कोई सलाह सुझाव होगा या कोई शंका होगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।